आज करीब करीब 21 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद नीतीश बाबू ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। बिहार में खेला हो गया है और बीजेपी को बिहार में अपना पहला मुख्यमंत्री मिल गया। बहुत सालों तक ये चर्चा सुनने में आई कि यूनाइटेड ऑपोजिशन में अगर कोई प्रधानमंत्री पद का दावेदार है तो वो नीतीश बाबू है। पर नीतीश बाबू की मोदी से ऐसी यारी हुई कि इन सारी योजनाओं पे पानी फिर गया और ऐसे पक्के जयवीरू बन चुके हैं नीतीश बाबू और मोदी जी कि अब तो जो मोदी जी कह रहे हैं नीतीश बाबू बस उसको करते चले जा रहे हैं। देखने में तो ऐसे लगता है, अब पता नहीं अंदरूनी बात क्या होगी। पर आज बिहार में जो इतना बड़ा उलटफेर हुआ है, इस पे करते हैं कुछ चर्चा। शुरू करेंगे नीतीश बाबू के कुछ हिस्टोरिकल डेटा से कि उनकी राजनीतिक रणनीतियां कैसी रही हैं जब से वह राजनीति में आए। कितने लोगों का दामन उन्होंने छोड़ा, कितनों का पकड़ा, पर गद्दी कभी नहीं छोड़ी। एक्चुअली बिहार में एक जो है नीतीश बाबू थे, दूसरे थे हमारे रामविलास पासवान। मैं शपथ लेता हूँ, सरकार किसी की भी हो, मैं शपथ लेता रहूंगा। हमारा काम शपथ लेना है। तो दो मेढक थे बिहार में, जो बरसात कब होगी, वो किधर होगी, किसके पाले में ज्यादा पानी गिरेगा, अच्छी तरह से समझ लेते थे पहले से ही। तो अकॉर्डिंगली अपना मूव कर लेते थे। और मतलब यही देखो, 20 साल आप मुख्यमंत्री पद पे रहे और 10 बार आपने शपथ ली। मतलब इससे ही समझ में आ जाता है ये तो वो आजकल ना जैसे प्राइवेट नौकरियों में हो गया ना, बस अच्छा नहीं लग रहा रिजाइन कर दो, दूसरी ढूंढ लेंगे। वही वाला काम है। तो मुझको अगर इनकी पुरानी 20 साल की जर्नी देखे ना, तो मुझको क्या लगता है कि नीतीश बाबू कर्तव्य बोध से बीजेपी में आते थे। थोड़ा काम वाम कर लें, काम करने के बाद थोड़ा से महत्वाकांक्षा बढ़ती थी, कूद उधर चले जाते थे। ठीक है, फिर जब वहां समझ में आया यार लांछन लग रहे हैं, दाग लग रहा है, सुशासन बाबू वाली जो एक उन्होंने एक छवि बना रखी थी, धब्बे पड़ रहे हैं, तो ये वापस आ जाते थे बीजेपी में, है ना। तो ये बस वही था कि सुशासन बाबू से पलटू राम बाबू, इन दोनों के बीच में पेंडुलम तरह झूलते रहे हमारे नीतीश बाबू। अब देखें, शायद ये आखिरी उनकी परिणति हो, आखिरी इनका सफर हो, पता नहीं आगे क्या करेंगे। तो इस पे हम चर्चा करते हैं। तो देखा जाए तो मतलब नीतीश बाबू का जो लास्ट जो एक 2014 से पहले जो इन्होंने एनडी गठबंधन के लिए उन्होंने प्रयास किया था और काफी सफल भी रहे, उन्होंने गठबंधन बना ही भी दिया था। और उनकी ही जिद थी कि भाई मैं ही इसके प्रयास कर रहा हूं, तो पहली मीटिंग पटना में होगी इंडी गठबंधन की। कहा तो वो बेंगलोर होने वाली थी, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती पटना करवाई। तो एक तरह से उन्होंने अपना वरद हस्त दिखाया था। लेकिन समस्या मुझको क्या लगा, ये है कि उस वक्त वो नेशनल कन्वीनर की पोजीशन चाह रहे थे, राष्ट्रीय संयोजक बनने का। कहाँ तो वो सपना देख रहे थे पीएम बनने का। राष्ट्रीय संयोजक बनने में ना तो ममता दीदी ने उनका साथ दिया, ना ही शरद पवार ने दिया साथ, ना ही उद्धव भाई ठाकरे ने दिया, अखिलेश बाबू ने भी नहीं कुछ साथ दिया। उधर स्टालिन, अखिलेश बाबू तो अपने परिवार की लड़ाई लड़ रहे थे, वो कहाँ से साथ देते। उस दिन अखिलेश बाबू और मुलायम बाबू वही वो खींचातानी चल रही थी। सम्राट चौधरी जी हैं, देखा जाए तो 2018 में ही ज्वाइन किया उन्होंने बीजेपी। आरजेडी में हुआ करते थे। हाँ, आरजेडी में हुआ करते थे। और मेरे ख्याल से जब राबड़ी देवी की सरकार बनी थी, उस बाद ये उन्होंने कोई मंत्री पद भी लिया था, पर शायद कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी एज को लेके शायद इनकी, उस वजह से भी उन्होंने को छोड़ना पड़ा था। तो अब 2018 यानी कितना 8 साल पहले ही कोई आया था। और उसके पहले भी देखो, बीजेपी कल की पार्टी तो है नहीं, बिल्कुल इतनी पुरानी पार्टी है। तो क्या है कि उनको सम्राट चौधरी के नाम पे यस कहना और उसको इतने बड़ा मतलब जिम्मेदारी सौंपना, कैसे देख रहे हो? नहीं देखो, इसमें क्या था बीजेपी का, वैसे क्योंकि बीजेपी में हमेशा ही ड्राइवर सीट पे जेडीयू रही एनडीए अलायंस में, और गाड़ी तो नीतीश बाबू ने ड्राइव करी। साथ वाली सीट पे उन्होंने हमेशा सुशील मोदी को बिठा के रखा। अतः सुशील मोदी का भी जो डेवलपमेंट हुआ ना, वो एज अ डिप्टी सीएम ही हुआ। लोगों ने कभी उनको सीएम देखा ही नहीं, समझा ही नहीं, और कभी सोचा भी नहीं कि
इनमें वो सीएम वाली छवि है भी या नहीं। अब क्योंकि बीजेपी हमेशा वो शायद पैसेंजर सीट पे बैठी, कभी ड्राइवर सीट में थी नहीं, तो उस तरीके से उनके लीडर्स वहां पर ग्रूम भी नहीं हुए देखा जाए तो। अच्छा, सम्राट चौधरी का एक जो कास्टिस्ट फैक्टर जो बीजेपी लेके आई सम्राट चौधरी को अपने पास लाने से, और उसके बाद एक सम्राट चौधरी ही थे जो नीतीश कुमार के खिलाफ सबसे ज्यादा मुखर थे। जब नीतीश ने तेजस्वी यादव के साथ दोबारा सरकार बनाई थी तो सबसे ज्यादा मुखर इनके खिलाफ सम्राट चौधरी ही थे। तो सम्राट चौधरी ने पिछले 4-5 साल से जो बीजेपी ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स है, जो हम पिछले एपिसोड में हमने हेमंता दा के बारे में भी डिस्कस किया था कि जो बीजेपी ब्रांड ऑफ एग्रेसिव पॉलिटिक्स है, फ्रंट फुट पे आके अपनी बात कहना, दबना नहीं और अनअपोलोजेटिक होना, सम्राट चौधरी ने पिछले 3-4 साल में वो सारे पर्सनैलिटी के फीचर्स दिखाए हैं। और प्लस ये भी कयास लगाए गए, और अब तो वो सिद्ध भी हो गए, पहले कयास कब सिद्ध हो गए कि अगर बिहार बीजेपी में मोदी और अमित शाह के सबसे क्लोज कोई है तो वो सम्राट चौधरी ही है आज के टाइम में। तो गद्दी उनको मिल गई, और होता यही आया है। अब जितने भी प्रदेशों में या राज्यों में बीजेपी ने हाल ही के दिनों में चुनाव जीते हैं, ज्यादातर मुख्यमंत्री, चाहे हम दिल्ली की बात करें, राजस्थान की बात करें, ज्यादातर मुख्यमंत्री वही हैं जिनका सेंटर से अच्छा कोऑर्डिनेशन है। जो आपके ट्रेडिशनल लीडर्स थे स्टेट्स में, वो तो अब साइडलाइन हो चुके हैं। हम राजस्थान में भी इस चीज को होते हुए देख चुके हैं, मध्य प्रदेश में भी देख चुके हैं, और अब बिहार में भी हो गया। पर एक सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर जो यहाँ निकल के आया है, नीतीश कुमार का इस बात पे एग्री करना कि चीफ मिनिस्टर पोस्ट छोड़ के अब वो राज्यसभा में चले जाएंगे। हो सकता है कल मिनिस्टर भी मिल जाए, ना भी मिले एक अलग बात है, पर ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का एडमिशन लगता है, वो एडमिट कर रहे हैं, इस बात को मान रहे हैं कि भाई पार्टी अब कमजोर पड़ चुकी है, जेडीयू कमजोर पड़ चुकी है, और बीजेपी, वो तो हमने 20 के और 25 के चुनाव में भी देखा है बिहार में, बीजेपी अब बड़ी पार्टी बिहार में हो चुकी है। जब जेडीयू होगी पैसेंजर सीट पे और बीजेपी होगी ड्राइवर सीट पे, और यही आगे पिछले दो असेंबली चुनाव में देखा जाए तो बीजेपी की सीट ज्यादा आई है। बिल्कुल, है ना। अच्छा, अब ये देखा जाए जैसे कि सम्राट चौधरी ही क्यों, तो उसका अगर यही देखा जाए, क्योंकि देखो बिहार की जो पॉलिटिक्स थी वो हमेशा से यार ये पिछड़ी जातियों की ही पॉलिटिक्स रही है। बिल्कुल, ठीक है ना। अब जैसे कि अब ये उस वक्त जब आपका 1991 में बाबरी मस्जिद के बाद हिंदुत्व का जो मुद्दा चल रहा था, उस वक्त भी देखा जाए तो बिहार में वो मुद्दा पकड़ नहीं पाया था, जातिवादी मुद्दे। ठीक है। अब क्या हुआ कि जैसे 1991 में अपने यूपी में जो गवर्नमेंट बननी थी उस वक्त, तो किसको बनाया जाएगा मुख्यमंत्री, तो उस वक्त मेरे ख्याल से शायद मुरली मनोहर जोशी जी थे अध्यक्ष वहां पे, ठीक है, अपने बीजेपी के। तो शायद वो मेरे ख्याल से वो चाह रहे थे कि अटल जी को बनाना के को चाह रहे थे वो, जो पहली बार इतनी बड़ी प्रदेश में बीजेपी की सत्ता आई थी, है ना। लेकिन फिर बात हुआ कि नहीं, क्योंकि अगर हम सवर्ण में से किसी को बनाएंगे तो दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए उन्होंने कल्याण सिंह को लेके आए थे, ताकि अति पिछड़ा, क्योंकि कल्याण सिंह परफेक्ट वो ब्लेंड थे अति पिछड़ा और हिंदुत्व का। बिल्कुल, ठीक है ना। तो इसलिए लेके आई। फिर अगर तुम देखा जाए तो एमपी में उमा भारती सेम जाति पॉलिटिक्स को ही एड्रेस कर रही थी। हाँ, बिल्कुल। इधर भी क्योंकि नीतीश कुमार जाने के बाद, क्योंकि नीतीश कुमार का जो मेन कोर वोट बैंक था वो कोरई और आपका कुर्मी और धानु में था। एटलीस्ट ये 10% के अराउंड ये वोट शेयर रखते हैं, और ये हमेशा से पॉपुलर रहे हैं, मतलब ये हमेशा से डिसाइडिंग फैक्टर रहे हैं। कोयरी हो गए, धानु हो गए, कुर्मी हो गए, और ये आपका जो सम्राट चौधरी है वो भी नॉन यादव ओबीसी बैंक पे पकड़ रखता है। तो मुझको लगता है कि सेम, क्योंकि नीतीश कुमार जाने के बाद जाति समीकरण में किसी भी तरह से कुछ भी कमी ना हो, तो ये एक मतलब एक से सम्राट चौधरी एक अच्छा विकल्प था। दूसरा, जैसे तुमने बताया कि जिस तरह से ये फ्रंट फुट पे आके बात कर रहा, क्योंकि सुशील मोदी में तुम एक समस्या आ गई थी कि कुछ समय तक के बाद सुशील मोदी ऐसे लग रहे थे कि वाकई में वो डेप्यूटी टू नीतीश कुमार हो गए। वो अपना इंडिपेंडेंट हो चुके थे। होता है ना, एक रोल प्ले करते करते जब आपको 20 साल निकल जाए ना, तो आपकी पर्सनैलिटी उसी रोल वाली हो जाती है।
तो ये अच्छा, दूसरी बात ये था कि बीजेपी के तुम्हारे जो टॉप लीडर्स के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर था कि आप 10 साल 15 साल से हम नंबर ऑफ सीट हमारी ज्यादा आ रही है, तो कार्यकर्ता को क्या जवाब दे? ये भी बात है, बिल्कुल। कार्यकर्ता को क्या जवाब दिया जाएगा कि भाई वो कह रहे कि मेहनत हम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो यही मुझको लग रहा था कि फिर एक समय आ गया था कि इनको लगा था कि नहीं, अब थोड़ा सा ना, क्योंकि उनको मिल गया था एक सेम वोट बैंक को एड्रेस करने वाला एक लीडर, यंग लीडर मिल गया था, तो बीजेपी ने इस बार थोड़ा सा चांस लिया है। अब नीतीश कुमार जब इस चीफ मिनिस्टर रोल को छोड़ के, अब देखो बिहार में जो होगा, सम्राट चौधरी आगे कैसे रन करेंगे वो तो अब देखने वाली बात है, फ्यूचर ही बताएगा। पर नीतीश कुमार अब जब बिहार छोड़ के केंद्र की राजनीति में आते हैं और राज्यसभा में जब वो दोबारा से, पहले रह चुके हैं बीजेपी की तरफ से, वो राज्यसभा जा चुके हैं, लोकसभा भी जा चुके हैं और रेल मिनिस्टर भी रह चुके हैं एनडीए सरकार में जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। तो आपको लगता है कि वाह, मोदी जी भी नीतीश जी के लिए बड़ा रोल कोई देख रहे हैं केंद्र में, या ये बस बिहार से उनको हटाने की एक सारा गेम प्लान था? ये देखो, बिल्कुल दिया जा सकता है, कोई ना कोई बड़ा मंत्रालय दिया जाएगा, बट मेरे को तो कुछ मतलब, या तो बीजेपी वेट करेगी जब तक सम्राट चौधरी वो जो वोट बैंक जो अभी तक नीतीश के साथ अपना को जुड़ाव महसूस करता था, नीतीश अब चले गए हैं बिहार पॉलिटिक्स से दूर, तो क्या ये सम्राट चौधरी उस वोट बैंक का चौधरी बन सकता है? बिल्कुल। क्या नीतीश कुमार, मतलब अभी भी चलो ठीक है, उस वोट बैंक को लग रहा है कि हाँ नीतीश कुमार है, तो भले ही आप सरकार में नहीं है, आपके राज्य सरकार में, लेकिन केंद्र सरकार में रह के किसी न किसी तरह से है। नहीं देखो, तो केंद्र में रहने के बाद ना, देखो एक बात तो है, केंद्र में आप चले जाओगे कोई बात नहीं, मंत्रालय मिल भी जाए, पर ग्राउंड पे जो लोगों से आपकी पकड़ मुख्यमंत्री बन के रहती है, वो केंद्र में आप जो भी बन जाओ वो पकड़ तो नहीं रहेगी ना। तो ये जो जेडीयू का वोट बैंक, अब वैसे ही वोट बैंक बहुत कम था, जेडीयू तीसरी पार्टी बन के आ रही थी पिछले 3-2 चुनाव में, बीजेपी आगे है, फिर तेजस्वी है, फिर अपना नीतीश बाबू थे। अब अगर तीसरे नंबर पे रहने में भी अब इनको अगर और डेंट पड़ जाता है, तो कहीं ना कहीं ये तो चिराग पासवान भी ओवरटेक कर जाएगा इनको आने वाले समय में, इस हिसाब से तो। और बेसिकली यही मैं कह रहा हूँ ना, ये जो तीन जो नॉन यादव ओबीसी है, इसका अगर वोट बैंक को ये मतलब साथ लेता है सम्राट चौधरी, तो एक तरह से देखना है जेडीयू खत्म ही है, क्योंकि जेडीयू के पास वो कोयरी कुर्मी धानु के अलावा कोई वोट बैंक था ही नहीं। अच्छा, है ना, इसी वोट बैंक पे था, बाकी तुम्हारा बीजेपी लेके आ जाती थी, इनका तो यही था, 10% का इंटेक्ट रखते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पर इसमें एक बात और है ना, देखो जेडीयू जो अब नीतीश के मुख्यमंत्री ना रहने से या नीतीश के केंद्र में जाने से, जेडीयू अब जो एक वर्ड क्रिएट करेगा, या अब जो एक वोट बैंक है, अब जेडीयू के बाद या नीतीश के बाद वो वोट बैंक जब कोई नेता खोजेगा अपना, तो आपको लगता है चिराग पासवान उस जगह पे फिट आ सकते हैं? चिराग पासवान का नहीं, क्योंकि चिराग पासवान, इसीलिए तो मेरे ख्याल से सम्राट चौधरी को रखा गया है कि चिराग पासवान किसी भी तरह से वहां पे डेंट ना मार सके, वो 10% के वोट शेयर पे। अच्छा, ठीक है ना, चिराग पासवान में भी है, मतलब क्षमता है काफी, बट फिर वही एक्चुअली क्या हो जाता है कि देखो, जातवादी राजनीति का एक फायदा तो ये है कि आप बहुत ज्यादा सिक्योर होते हो कि भैया वोट तो मिल जाएगा, चाहे कुछ भी हो। जैसे अपने जयंत चौधरी जी हो गए, बिल्कुल, हमारा हाथी भी 1.25 लाख का है, कुछ भी नहीं होगा वो तो बना रहेगा। इतनी सिक्योरिटी तो जात आपकी मतलब जाति की पॉलिटिक्स देती है, लेकिन ये पॉलिटिक्स बहुत लंबा कर लो ना, तो फिर ये ज्यादा बढ़ने भी नहीं देती आपको। हाँ, वो हम पिछली बार हम प्रेडिक्टेबल होने की जो बात कर रहे थे ना, वो यहाँ पर भी लागू होती है कई बार। ये जितने भी तुम्हारी जातिवादी पार्टीज हैं, वो देखो एक स्टेट में कैद है, ये चाहे तुम्हारी सपा हो गई या उसके पहले बसपा थी, बसपा भी यूपी से बाहर नहीं निकल पाई, कैद भी है और एक तो जनरेशन से ऊपर एग्जिस्टेंस भी नहीं है इनका। हाँ, अब ये थोड़ा सा ये चेंज हो गया। तो अब इनकी जान तो दाल कब गलती है, इनकी दाल गलती है उसी बीपी सिंह जैसे खिचड़ी सरकार में, हाँ, जहां पे 10-15 ये ले आए, 20-25 वो ले आए, उसमें दाल गलती है इनकी केंद्र में आने पे। अब आजकल की जिस तरह से राजनीतिक पार्टी, मतलब राजनीति हमारी चल रही है और पब्लिक बड़ी ही डिसाइसिवली वोट दे रही है,
तो ये जितने भी आपकी जातवादी पार्टियां हैं केवल प्रदेश तक ही सीमित रहेंगी, और मेरे ख्याल से अगर चिराग पासवान को भविष्य देखना है तो थोड़ा उसको ना खुल के आना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा दूसरा रोल मॉडल लेना पड़ेगा। लेकिन फिर समस्या यही है कि वही है, जब पिच ही खराब है तो आप जब फास्ट बॉलर पिच नहीं है तो फिर आप स्पिनर ही पैदा करोगे। वो तो समस्या भी है कि जिस जगह आप खेलने जा रहे हो, खेल रहे हो, उसकी पिच ही ऐसी है, तो आप भैया वो इसमें एक बात और है कि आपकी अब नीतीश कुमार की छवि जो है वो अब मुख्यमंत्री 21 साल रहने के बाद एक सुशासन बाबू की जो छवि थी, या अब हमने देखा शिवराज चौहान, आपने उनको मिनिस्ट्री दे तो दी पर वो फैक्टर क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं वो जो उन्होंने मध्य प्रदेश में किसी टाइम पे किया था। नीतीश बाबू अब 75 साल की उम्र में मिनिस्ट्री, चलो आप कह रहे हो कि संभावनाएं हैं मिल सकती है, 75 साल मिल की उम्र में, हाँ मिल जाएगी। 75 साल की उम्र में अब दोबारा से मिनिस्ट्री लेके वो इम्पैक्ट क्रिएट करना वो बड़ा मुश्किल है। मतलब उस तरीके से तो आप नहीं कर पाओगे जिस तरीके से गडकरी ने या बाकी मिनिस्टर्स ने अपना एक नाम कर लिया अपने पोर्टफोलियो में, वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो नीतीश कुमार अब एज भी हो चुकी है, अब तो वो अपने ढलान की तरफ है अपने करियर के। अब पहले उनका बेटा कभी नहीं दिखाई देता था मीडिया में, वो भी अब आजकल कह रहे थे अमित अंकल ने मना तो कर दिया है मना कर दिया, अभी उसको बोल तो रहते डिप्टीशन बन नहीं, उनको वो तैयार भी नहीं है। वो एक्चुअली वो मीडिया आई ना, तो उन्होंने मीडिया ने पूछा कि ये बीजेपी क्या सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनेंगे, तो कह रहे नहीं, अमित अंकल ने कहा था 5 साल पापा ही मुख्यमंत्री तो वो अभी ना पॉलिटिक्स में ऐसे अगर आप लेके आओगे तो वो किरकिरी होगी, वो तो पूरा आपको तैयार करके लाना पड़ता है। और वो नहीं, मैंने उसका मतलब फोटो देखी है, उसकी कुछ बातचीत देखी ना, वो स्पार्क नहीं है, तैयार नहीं है, वो तैयार हो भी नहीं पाएगा, मैं तेरे को सही बताऊं। वो इंजीनियर प्राइवेट कंपनी में जॉब कर ली ना, फिर वो थैंक यू और हेलो और रिगार्ड्स और बस यही सब रह जाता है। फिर देखो राजनीति के लिए 10 से ज्यादा नहीं पढ़नी चाहिए। देखो तेजस्वी यादव ज्यादा जरा है ना, फिर आप में मैनर्स आ जाते हैं, फिर आप में सब अच्छी चीजें आ जाती है। अच्छा देखो अगला चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा बिहार में। और अगला नहीं अभी सुनो, अभी बिहार छोड़ो, अभी तो ये देखो बंगाल चुनाव के 10-15 दिन पहले मुख्यमंत्री चेंज करना अपना यहाँ पे बिहार में, इसका इम्पैक्ट कुछ तो पड़ेगा बिहार पे। बिल्कुल। जितने भी आपके ये वाले इलाके हैं जो बिहार से, जिनका वो बंगाल और बिहार वाले जो इलाके हैं जो सीमा वाले, उस पर इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही। बिल्कुल पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि कुछ तो ये सोचा होगा इन्होंने बिल्कुल इस तरह से चेंज कर, क्योंकि इस वक्त और कोई समय और मतलब ये इस समय का कुछ और मेरे को समझ नहीं आ रहा कि इस समय क्यों हुआ ये। हाँ, ये भी थोड़ा सा मतलब एक अगर बाकी चीजें भी अगर हम अभी देख रहे थे तो राज्यसभा में भी अभी कोई ऐसा स्पेस नहीं है जहां पर नीतीश जी को लाना ही लाना था, ऐसा कोई स्पेस क्रिएट नहीं हुआ है। ये तो सिर्फ इसके अलावा कि भाई बिहार में आप 2 बार, और आपकी बात से मैं उसमें ताल्लुक रखता हूं कि देखो आपको ऑन ग्राउंड अगर आपके कार्यकर्ताओं ने 2 चुनाव में आपको लार्जेस्ट पार्टी बना के निकाला है ना, तो आपको उनकी भावनाओं का कदर करना पड़ेगा, उनका ड्यू वापस देना पड़ेगा। ठीक है, और वो ड्यू तब तक वापस नहीं मिलेगा जब तक आपके पास मुख्यमंत्री पद ना हो। वो सीधी सी बात है। देखो आप वो कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, चलेगी मुख्यमंत्री की राज्य में या प्रदेश में, और वर्कर्स ने आपके जितनी भी फाइनेंशियल एड्स आपको मिली हैं, आपके फाइनेंसर थे, आपके ग्राउंड पे वर्कर्स थे, उनको उनका ड्यू तभी वापस मिलेगा जब आपके पास प्रधानमंत्री की गद्दी होगी। नीतीश बाबू अगर और 5 साल वहां रहते तो क्या कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता अगले चुनाव में? और देखो दूसरी सबसे बड़ी बात क्या थी ना, मैं इस टाइम पे जो सोच पा रहा हूं, देखो 2024 में आपको चंद्रबाबू नायडू की और नीतीश बाबू की बेसाखी देनी पड़ी है प्रधानमंत्री बनने के लिए। ठीक है, चंद्रबाबू नायडू हैदराबाद में है, हैदराबाद में बहुत स्पेस और तेलंगाना में बहुत स्पेस है अभी आपको एंटर करने के लिए। पर बिहार जहां पर आप 2 बार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन चुके हो, वहां पर आप तीसरी बार जेडीयू को किंग मेकर बनाने का दोबारा से स्पेस नहीं दे सकते। आपको सत्ता अपने हाथ में लेनी पड़ेगी, और जब 2029 का चुनाव होगा उसमें आपको अपने ये ज्यादा सीट्स रखनी पड़ेंगी और ज्यादा सीट्स पे लड़ना पड़ेगा,
ताकि आपको दोबारा बैसाखी की जरूरत ना पड़े। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा कारण पॉलिटिकल शिफ्ट यही है कि नीतीश जेडीयू को धीरे धीरे बिहार की राजनीति से नीतीश कुमार को अपना ड्यू मिलेगा, अपना स्थान और सम्मान मिलेगा, पर बीजेपी को बिहार में अपर हैंड लेना था ताकि अगले लोकसभा चुनाव से पहले उनको दोबारा से किसी के बैसाखी की जरूरत ना पड़े और बिहार में पूरी तरीके से वो अपने नाम पे 40 में से ना कम से भी कम 26 से 28 सीट पे लड़के ज्यादा सीट जीत सकेंगे बिहार में। तो अब मेरे को ये समझाओ कि अगला जो चुनाव होने वाला है, ऑब्वियसली देखना है जेडीयू का मनोबल पूरा टूटा हुआ है, बिल्कुल। रीजन बीइंग, एक तो नीतीश कुमार जी चले गए दूर, ठीक है, दूसरा कोई उत्तराधिकारी एक बनाना कोशिश तो कर रहे थे, नहीं बना, वो बना नहीं बना, इनकी बात कर रहा हूँ। हाँ जी, वो तो राजनीति छोड़ के भाग गए, आजकल तो दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, वो स्ट्रेटेजी बनाते बनाते निकल गए बाहर। हाँ। तो भैया उस वक्त तो लग रहा था कि भैया जिस तरह से हर रैली में तो लग रहा था कि शायद नीतीश जी इसको प्रमोट करेंगे, बट छोड़ो। अच्छा, इस चक्कर में बेटवा पे ध्यान नहीं दिया, बेटवा कमजोर रह गया। बेटवा में कहीं से भी कोई स्पार्क नहीं भाई, मैं तुमको सही बता रहा हूँ, कोई एबिलिटी। एक बार तो राहुल गांधी में कुछ स्पार्क दिख जाएगा। नहीं, एक बार अगर वो खड़ा हो गया तो लोग तेज प्रताप यादव जी को बना देंगे मुख्यमंत्री। हाँ, तेज में तो फिर भी न्यूसेंस वैल्यू तो है। हाँ, सही बात है। तो अब मुझको ये लग रहा है, एक तो बंगाल चुनाव को देखते हुए, क्योंकि बीजेपी इस वक्त, आज वैसे हम लोग आज बंगाल चुनाव पे ही चर्चा करने वाले थे, लेकिन आज सुबह जब टॉपिक दे दिया। हाँ, तो अपन लोग जल्दी जब बंगाल चुनाव पे, अगला वीडियो हम लोग का बंगाल चुनाव पे ही आएगा और बहुत ही मजेदार विश्लेषण होगा। तो अभी से हम थोड़ा सा टीजर दे देते हैं कि बंगाल चुनाव अभी तक क्या हुआ, 1 महीने पहले तक सब लोग प्रसन्न थे कि बीजेपी 4 मई ममता गई, 4 मई दिल्ली गई, है ना। लेकिन सडनली पता नहीं क्या हुआ है, इधर हफ्ते भर से मैं देख रहा हूँ लोग जो वहां जा रहे हैं या जो सर्वे करके आ रहे हैं, जो बीजेपी समर्थक मीडिया हाउस रही हैं और या जो तुम्हारे यूट्यूब चैनल्स रहे बड़े बड़े, उन्होंने सडनली दीदी की तरफ से बोलना चालू कर दिया है। अच्छा, मिठाई मिल गया, सडनली मिल गया बिहार में। भैया मेरे को समझ नहीं आ रहा है, सडनली उनको लॉ एंड ऑर्डर दिखने लगा है, सडनली उनको दिखने लगा कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ यहाँ पे काफी हो रही है, सडनली मतलब वही जो तुम्हारे आरजीकर पे छाती पीट पीट के रो रहे थे, वो कह रहे थे यार यहाँ पे तो सब कुछ सही है, लॉ ऑर्डर की कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा। जो कह रहे थे मुर्शिदाबाद हो गया, ये हो गया, वो कह रहे नहीं हमने तो कहीं नहीं देखा लोग मुस्लिम से भयक्रांत हो। तो ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि क्या हुआ, ये मैं मतलब मुझसे पचन गिरा ये चुनाव देखो अभी क्या है कि धीरे धीरे, अब मैं भी 2-3 दिन से ऑब्जर्व कर रहा था, और जब हम इस आसाम इलेक्शन की बात कर रहे थे, आसाम को तो मीडिया स्पेस नहीं मिला, पर बंगाल चुनाव की तैयारियां हो चुकी हैं और मीडिया स्पेस मिलना शुरू होगा। आज मोदी जी देहरादून में थे, आज उन्होंने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, और मुझे लग रहा है अब ये 15 अप्रैल से अगले 2 हफ्ते जो हैं ये तनातनी चलने वाली है, जोरदार हंगामा होने वाला है बंगाल में और मसालेदार चुनाव होगा, ये बात तो है। अब होगा क्या, ऊंट किस करवट बैठेगा, ये तो 4 मई को पता लगेगा। दीदी गई या बीजेपी की फिर लग गई, ये तो पता लगेगा 4 मई को, पर मसालेदार और मजेदार चुनाव होगा, ये तो बात है। पर जब तक आगे करते हैं नीतीश कुमार को तो आशा ये करते हैं कि इस बार मतलब कहा जाता है ना कि बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए गुलाटियां मारना नहीं छोड़ता है, वो कि नीतीश कुमार अब अगली कोई पलटी नाम वाली गुलाटी नाम, हाँ, तो गुलाटी ना मारे। तो यही उम्मीद के साथ हम लोग वाणी को आराम देते हैं और अगली बार मुलाकात होगी बंगाल चुनाव के विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम।